प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। आज आपके लिए है एक करंट की क्लास। ध्यान रखिएगा, जुलाई तक का करंट हम लोगों ने तो कवर कर लिया है, लेकिन अगस्त में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो 1 से लेकर 11 तक का करंट बीच में कभी भी मैं आपको दे दूंगा 2-2, 3-3 दिन कर करके, ठीक है। लेकिन आज जो करंट की वीडियो बन रही है वो हम देखेंगे 12 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त 2023 के करंट को, ठीक है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला जुलाई का करंट है उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं लिखे हैं तो उसको लिख डालिए, हर चीज़ को समझ समझ के, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इस करंट की वीडियो की। और पहला जो करंट आ रहा है हमारे पास वो है 12 तारीख से, यानी 12 अगस्त से। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षा देनी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आ रही है, आरओ एआरओ की परीक्षा आ रही है, तो इन सारी परीक्षाओं के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि उत्तर प्रदेश के कुछ करंट जो है वो करंट वाले टॉपिक में वो पूछते हैं, तो ध्यान रखना होगा कि आप पढ़े रहेंगे तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 12 तारीख में पहला करंट है अपना, नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सेपरेट बनाया जा सकता है कि नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में इस अभियान का प्रारंभ किया, ठीक है। तो जो हेडिंग है उस अगर वहां से क्वेश्चन बना तो उत्तर प्रदेश, इसका प्रारंभ कहां से किया गया, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ, किसने किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना है कि 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आ गया है तो देख लेते हैं 2023 की इसकी थीम क्या है। यहीं पे एक चीज ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, दोनों 12-12 है, दोनों ऑप्शन में डालिए, जो दोहरा के नहीं गया आधे कंफ्यूज, ठीक है। थीम है इसकी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, हिंदी में आप खोजेंगे। अगले करंट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर पहली शोध पुस्तिका, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगला चुनाव आते आते, यानी कि पीछे अगला चुनाव 27 में होना है उत्तर प्रदेश में, तो 27 का चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, ठीक है। तो इस संदर्भ में एक पुस्तक जारी हुई है या शोध पुस्तिका जारी हुई है, उसको देखना है। नाम क्या है उस शोध पुस्तिका का, योगी एट 1 ट्रिलियन ड्राइव एक्सेलरेटिंग यूपी टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हिंदी में इसी किताब का नाम देख लें, योगी एट ट्रिलियन अभियान उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर। दोनों ध्यान में रखना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, ठीक है। इस शोध पुस्तिका का संपादक या संपादन किसने किया, तो संपादक हैं पूनम कुमारी, हैं कहाँ की, ये जेएनयू की प्रोफेसर हैं, ठीक है। इस किताब का विमोचन किया गया 16 अगस्त जेएनयू कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में, ठीक। तो इतना तो हो गया करंट, लेकिन एक जो सबसे मोस्टली करंट लग रहा है, जैसा कि अभी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और जो मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है, वो ये है कि कब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आंसर हो जाएगा 2027। और भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कितना रखा है, 2047, ठीक है। अगले करंट पे बस आगे बढ़ते हैं। एक नाम आ रहा है चर्चा में, कुनी है क्या, तो ध्यान रख लेना है, ये नाम इसलिए पूछेगा ना कि अभी वर्तमान में चीते ही चर्चा में है, चीतों की मृत्यु लगातार हो रही है कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि कुनी नाम है, और कुनी है क्या, तो यूपी के इटावा सफारी पार्क। तो यहाँ से एक करंट और आपको मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो इटावा में, ठीक है। एकमात्र मादा भालू, तो कुनी जो है इटावा के सफारी पार्क में रहने वाली एकमात्र मादा भालू क्यों चर्चा में रही, तो 17 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसको, अब जब भी किसी ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है जिनको हम संरक्षित करते हैं और ये पता नहीं चलता है कि उसकी मृत्यु क्यों हुई है, तो उसका कराना पड़ता है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम के लिए कुनी की डेड बॉडी कहाँ ले जाई गई, तो पोस्टमार्टम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में, ठीक है।
तो एक सेपरेट क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा। पोस्टमार्टम हटा दीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, अगले करंट पे आते हैं। कांडला बंदरगाह भी है, क्यों चर्चा में रहा? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। पहले तो ये ध्यान में रख लेना है। चर्चा में क्यों रहा? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहाँ इफ्को के नैनो डीएपी तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। डीएपी के बारे में पीछे बता ही चुका हूँ, तो यहाँ से ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, 10 के वार वाले क्वेश्चन में भी मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, वहाँ पूरा विश्लेषण किया है, पीछे जाके आपको देखना होगा। है क्या ये? तो अभी जो बोरे में ये जो खादें आती है ना, अब इनको लिक्विड फॉर्मेट में दिया जाएगा, इसी को नाम दिया गया है नैनो। ठीक, तो ये जो संयंत्र की आधारशिला रखी गई है कांडला में, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ऐसे बना सकते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इनमें से कहाँ पे नैनो तरल डीएपी संयंत्र की आधारशिला रखी? तो अपना आंसर हो जाएगा कांडला। राज्य का नाम पूछा तो गुजरात, जिले का नाम पूछा तो कच्छ। ठीक है, अब इसकी क्षमता कितनी होगी? तो ये जो आधारशिला रखी गई है इस संयंत्र की, तो 500 मिलीलीटर की 2 लाख बोतल ये प्रतिदिन बनाएगा। ठीक, और इसी दौरे पर जब इन्होंने कांडला में ये आधारशिला रखी, उसी समय अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्ष में देश में 3 लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्रेडिट सोसाइटी जो छोटे छोटे किसानों को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। त्रिशूल स्क्वाड्रन। ठीक, ये तो नाम है। अब नाम है तो ये है क्या? तो ध्यान रख लेना है कि MiG-29 विमान उनका एक बेड़ा है। ठीक है, इसी का उपनाम है डिफेंडर ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, उत्तर के रखवाले। ठीक, क्यों चर्चा में रहा? इस स्क्वाड्रन को जम्मू एवं कश्मीर में तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया तो दो अपने पड़ोसी देश हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान, जिससे हमारा लफड़ा बार बार चला करता है, उन्हीं के संदर्भ में इनको जो है तैनात किया गया है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है संत रविदास मंदिर एवं स्मारक का भूमि पूजन एवं आधारशिला। इस वाले करंट पे ध्यान बना के रखिएगा। स्थान बड़तुमा, सागर जिला, राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? यहाँ मैंने लिखा है ना भूमि पूजन एवं आधारशिला, तो इस मंदिर का भूमि पूजन और आधारशिला, भूमि पूजन किसने किया, आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, इसकी अनुमानित लागत कितनी है? अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो रविदास क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संत रविदास मंदिर एवं स्मारक का भूमि पूजन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। जगह तो बड़तुमा, जिला तो सागर जिला, राज्य तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तीनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। अनुमानित लागत कितनी इसकी? लगभग 100 करोड़ रुपए। अगला नाम खेल जगत से, नाम है रानी रामपाल। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो रानी रामपाल महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक, क्यों चर्चा में रही? तो 10 अगस्त 2023 को इन्हें अंडर 17 महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। ठीक है, तो पहले तो इसलिए चर्चा में रही, लेकिन अचानक से 12 तारीख को क्यों चर्चा में आ गई? वो इसलिए कि 12 तारीख को हांगझोउ चीन में एशियाई गेम्स होने हैं। तो उस एशियाई गेम्स में जो भारतीय महिला हॉकी टीम जाएगी, तो उसके संभावतों की जो 34 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की गई, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, जब इन्हें शामिल नहीं किया गया तो इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच पर यह आरोप लगाया कि वो पक्षपात कर रहे हैं। तो जो 2 चीज़ें वन लाइनर करंट में देख लेनी है कि महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं कौन है इस समय? तो यानिक सापमैन किस देश के हैं? नीदरलैंड के। पुरुष महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन, और ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, अब ये 12 के इतने करंट हैं, इतना तैयार रखिएगा। ठीक, 13 के करंट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रोन चर्चा में है, हेरोन मार्क 2 ड्रोन। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे ध्यान रखिए, मैंने लिखा है इजराइल निर्मित अत्याधुनिक ड्रोन। तो पहला तो ये हो गया कि ये ड्रोन इजराइल में बने हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन वो कैसे हमसे पूछेंगे कि भारत ने हेरोन मार्क 2 नामक ड्रोन किस देश से खरीदा है? तो जाहिर सी बात है, भारत ने किससे खरीदा होगा? इजराइल से। ठीक है, दिक्कत तो उसमें होनी नहीं चाहिए। अब ये ध्यान रखना है कि एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। वो ऐसे बन सकता है कि हेरोन मार्क 2 क्या है? तो अगर आपको पता है तो हेरोन मार्क 2 ड्रोन है। ठीक है,
भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम क्षेत्र में 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात किए गए हैं। यहाँ भी व्यवस्था हुई है चीन और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला समारोह। ठीक, स्थान राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो लखनऊ। और ये सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? 14 से 19 अगस्त 2023 के बीच। ठीक है, अब आते हैं 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस तो था ही। उस संदर्भ में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से, जैसा कि 2022 में हमने हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया था, वैसे ही एक बार फिर से 2023 में हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ किया गया। तो ये अभियान कब से कब के लिए? 13 से 15 अगस्त 2023। ठीक है, अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश वाला एक पॉइंट वहाँ पे जोड़ के रखना होगा। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हर घर तिरंगा अभियान 2023 का शुभारंभ किसने किया है, कहाँ से किया? तो किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने। कहाँ से किया? गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर, और जाहिर सी बात है ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यूपी में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। एक छोटा सा करंट यहाँ देख लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 हर साल होती है और केरल राज्य है केरल, और केरल में अगर हम देखें तो केरल के अलपुझा जिले में अलपुझा पुनमदा बैक वाटर्स झील है। ठीक है, पश्च जल झील इसको जो है हिंदी में कहेंगे, जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और इन्हीं बैक वाटर्स झीलों को केरल में किस नाम से जाना जाता है? पुनमदा। ठीक है, तो इसी में इसका आयोजन होता है। पतली पतली नावें होती हैं, 30, 40, 50 लोग उस नाव को जो है चलाते हैं, चप्पू, और जब वो चलाते हैं तो जो नाव आगे रहेगी वो जीतेगी। इसी को नाम दिया गया है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, अगले करंट पे आते हैं। सारंग। तो सारंग है क्या? तो 20 वर्ष पुरानी तोप है। क्यों चर्चा में रही? तो कानपुर आयुध निर्माण फैक्ट्री ने इसका उन्नत संस्करण निर्मित किया। उन्नत संस्करण, जब भी किसी तोप, बंदूक या कोई भी ऐसे आयुध का अगर उन्नत संस्करण अगर लॉन्च किया जाएगा तो जाहिर सी बात है 2-3 चीज़ें होंगी। उसकी मारक क्षमता में पहले होगी वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी मारक क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। पहले सारंग तोप की मारक क्षमता थी 24 किलोमीटर, अब हो गई है 39 किलोमीटर। उसी तरह धनुष तोप की भी मारक क्षमता में विस्तार किया गया है कानपुर आयुध फैक्ट्री द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि यहाँ से एक सीधा सा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि सारंग क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा तोप। ठीक, तो आगे नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ठीक है, तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, पहले तो ये ध्यान रख लेना किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो खेल है हॉकी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की भी हुआ करती थी। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हैं, ये क्रम कौन सा रहा? तो 7वां। कब से कब आयोजन? 3 से 12 अगस्त 2023। ठीक है, फाइनल का स्थान यानी मेजबान कौन था? ध्यान रख लेना है कि भारत ही मेजबान था, और फाइनल का स्थान जो था वो था मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु। टीमों की संख्या 6 थी। ठीक है, तो 6 टीमें कौन कौन सी थी? भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो विजेता कौन रहा 2023 का? विजेता रहा भारत। कितनी बार जीत चुका है? तो 2023 में विजेता रहा। इसको लेकर के भारत 4 बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है। कब कब? 2011, 2016, 2018, 2023। ठीक है, उप विजेता कौन रहा? तो मलेशिया। यहाँ मलेशिया वाले में ध्यान रखना है कि मलेशिया पहला फाइनल खेला इस बार। ठीक है, इसके पहले कभी भी मलेशिया फाइनल में नहीं पहुंचा था। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका है ना, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पूछ सकते हैं कि भारत कितनी बार विजेता बना, भारत इनमें से किस वर्ष विजेता नहीं रहा, भारत ने किसको हराया, मलेशिया कितनी बार फाइनल में पहुंचा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह, 9 गोल भारत के हैं। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ही हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनदीप सिंह। ठीक है, नीचे भारत मलेशिया को हराया है, भारत जीता है। तो स्कोर क्या था? भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित किया। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है ना कि हॉकी वाले सिस्टम में, फुटबॉल वाले गेम्स में एक चीज़ होती है कि एक तो विजेता उप विजेता होगा, तो विजेता पहला हो गया, उप विजेता दूसरा हो गया, तो तीसरे स्थान के लिए भी मैच होता है।
ठीक है। तो तीसरा स्थान और चौथा स्थान वो जो फाइनल के बाद मैच होता है उससे तय हो जाता है, या फाइनल के पहले कभी कभी हो जाता है। यहाँ ध्यान रख लेना है कि जापान तीसरे स्थान पर रहा, किसको हराया? दक्षिण कोरिया को पराजित करके। तो 4 क्रम पूरा हो गया, पहले पे भारत, दूसरे पे मलेशिया, तीसरे पे जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया। ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में इन देशों का क्रम कौन सा रहा। तो पहले पे भारत क्योंकि विजेता, दूसरे पे मलेशिया क्योंकि उपविजेता, तीसरे पे जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि भारत 4 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, पाकिस्तान 3 बार, दक्षिण कोरिया 1 बार इस ट्रॉफी को जीत चुके हैं। अब समस्या यहाँ पे ये है कि हमने क्रम लिखा 7वां, और यहाँ पे देखें तो 4 3 7 1 8 बार हो रहा है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2018 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता थे, ये ध्यान रखना होगा। भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता, ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत जब ये ट्रॉफी जीता तो इसी जीत के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है। तो जब तीसरे स्थान पर पहुंचा तो वहाँ 2 चीज़ें ध्यान में रख लेनी है कि पहले पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा, तीसरे पे तो भारत है ही, चौथे पे कौन रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले पे नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे भारत और चौथे पे इंग्लैंड। ये क्रम जो है बनेगा। ठीक है। अब सबसे आखिरी में एक चीज़ ध्यान दे लेना है कि जब भी 23 का हुआ, हर 2 साल पे इसका आयोजन होना है। इसका मतलब कि 21 में किसने जीता था। ठीक है। तो 21 की विजेता रही दक्षिण कोरिया, किसको हराया? जापान को। इसको ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि इस बार तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच किसके किसके बीच हुआ? जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। तो वहाँ पे जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया और 2021 के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराया था। ठीक है। तो इस वाले को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 4 बार भारत जीता, 3 बार पाकिस्तान जीता और 1 बार कौन सा देश है जो जीता भारत पाकिस्तान के अलावा? वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। पहले तो ये ध्यान दे लेना है कि किस राज्य की योजना है। तो राजस्थान राज्य की योजना। कब लॉन्च की गई? 15 अगस्त 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से इस योजना का प्रारंभ हुआ। इस योजना से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके तहत है क्या? एक फूड पैकेट दिया जाएगा जिसमें तेल, मसाले, दाल, चावल ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। सोहिनी सिन्हा कौन है ये और क्यों चर्चा में रही? तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, ठीक है, या कह सकते हैं भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी राज्य उटाह के साल्ट लेक सिटी में स्थित FBI के फील्ड कार्यालय का प्रभारी स्पेशल एजेंट इन्हें नामित किया गया है। ठीक है। FBI का फुल फॉर्म फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इस समय इसकी निदेशक है FBI की क्रिस्टोफर रे। ठीक। नेक्स्ट करंट पे आइए। शिववाड़ी मंदिर, ये चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? तो समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित। शिमला में बादल फटने से आई बाढ़ और उस बाढ़ के साथ जो मलबा आया, उस मलबे से ये मंदिर हो गया ध्वस्त, और इस मंदिर में उसमें पूजा करने के लिए मौजूद 40 से 45 जो अनुमानित आंकड़ा है, कोई भी एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ उपलब्ध नहीं है, माना जा रहा है कि 40 के आसपास लोग उस मंदिर में मौजूद थे जो उस मलबे में दब गए, और उसमें से अधिकतर लोग, वर्तमान जो सूचना मिल रही है उसमें कई 100 बरामद किए जा रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ से हमको, वो तो अलग बात है, हमें ध्यान क्या रखना है कि शिववाड़ी मंदिर कहाँ पे है? समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश। किसको समर्पित है? तो शिव जुड़ा हुआ है यहाँ पे, भगवान शिव को। ठीक है। स्टीवन फिन क्यों चर्चा में रहे? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। चंद्रयान की तरह एक और यान चर्चा में है,
आदित्य L1 उपग्रह, ठीक है। तो भारत का सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला उपग्रह है। सितंबर 2023 में इसका प्रक्षेपण प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारत इसका प्रक्षेपण करेगा और आदित्य नाम दिया गया है L1 उपग्रह, ठीक है। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला उपग्रह। नीचे देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। बीजेपी की सरकार जब बनी तो इन्होंने जो है 14 अगस्त इसलिए में ध्यान में रखना है कि चलना है 1947, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1947 द्वारा जब देश को आज़ादी मिली तो उसमें एक प्रावधान था कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा, ठीक है। और 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1947 ऐसा कहता है, लेकिन 14 अगस्त को बना पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत हुआ आज़ाद, ठीक है, 1947 को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसी स्मृति को, उसी चीज़ को याद करने के लिए एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सरकार द्वारा मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे दिवस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिवसों को भूल जाने की ज़रूरत है। जो मानो जहाँ इंसान को नहीं समझा तो ऐसे दिवस मनाए नहीं जाते हैं, ऐसे दिवसों को भूल जाना चाहिए, ठीक है। कहा जा सकता है कि घाव पे पुनः घाव देने वाला काम है ये। अब सरकार की अपनी अपनी सोच है। मालाबार सैन्य अभ्यास 2023, ठीक, ध्यान रख लेना है। इस बार एक चर्चा में रहा, किस वजह से चर्चा में रहा वो देखते हैं इसमें। स्थान ऑस्ट्रेलिया, 11 अगस्त से 22 अगस्त 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान इस पॉइंट पे देना है कि 2023 का मालाबार अभ्यास पहली बार हिंद महासागर के बजाय ऑस्ट्रेलिया तट पर हो रहा है। अभी तक ये अभ्यास हिंद महासागर तट पर ही होता था। मालाबार कहाँ पे है? पूर्वी और पश्चिमी प्रायद्वीप का जो तट है, उन 2 तटों को 2 नाम दिया गया है। एक को कोरोमंडल कहते हैं, एक को मालाबार। तो जो तमिलनाडु की तरफ है वो कोरोमंडल, जो केरल की तरफ है वो मालाबार, ठीक है। भाग लेने वाले देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं। प्रारंभ इसका कब से हुआ? 1992 से जब इसका प्रारंभ हुआ तो इसमें केवल भारत और अमेरिका ही भाग लेते थे। फिर बाद में इसमें आकर के ऑस्ट्रेलिया जुड़ा, फिर बाद में आकर के जापान जुड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया आता जाता रहता है। आता जाता रहने का मतलब कि 2008 से पहले तो फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, लेकिन फिर 2008 से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। अब 2008 से बाहर रहते रहते फिर 2020 में आके ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, तब से अभी तक बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि मालाबार सैन्य अभ्यास 2023 जैसा कि नाम है, होना चाहिए भारत में हिंद महासागर के तट पर, हो गया ऑस्ट्रेलिया के तट पर। क्यों हुआ? तो इस अभ्यास को इससे जोड़ लेना है, तालिस्मान साबरे अभ्यास 2023, ठीक है। क्रम इसका कौन सा था? 10वां। कब से कब? 22 जुलाई से 4 अगस्त 2023। ध्यान रखना है कि 13 देशों का सैन्य अभ्यास है और सेना के 3 अंग इसमें भाग लेते हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। 13 देश हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन से? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड हो गया, टुंड्रा हो गया, टैगो, ये सारे देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के भी देश इसमें भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान रख लेना है कि भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की सेनाएं इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग ली। सदस्य नहीं है, लेकिन इनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया इस युद्धाभ्यास के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि 30,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, अतः संख्या बल के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ये, ठीक है। अगर पूछे कि किस युद्धाभ्यास में सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिया तो ये अपना आंसर होगा तालिस्मान साबरे अभ्यास 2023, जिसमें 30,000 सैनिकों ने भाग लिया, ठीक। यहाँ लास्ट पॉइंट पे ध्यान दे लेना है कि जर्मनी वो देश था जिसने इसमें पहली बार भाग लिया। सबसे नीचे आइए, अभी विभाजन विभीषिका दिवस की बात हो ही रही थी, तो 14-15 अगस्त 2023 पे भी आते हैं जब देश को आज़ादी मिली। तो 2 सेंटेंस हैं, वो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस दोनों अलग अलग आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत ने 2023 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई, या ऐसे हो कि 15 अगस्त 2023 भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, तो आंसर बदल जाएगा। वर्षगांठ यानी कि पूरा हो चुका है, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस का मतलब
कि हमने उस दिवस में प्रवेश किया। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो क्या 1 साल हो गए थे? नहीं ना, वहीं से 1 साल शुरू हुआ ना। तो उस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो कितना नंबर आएगा? 77। लेकिन अगले साल 15 अगस्त 1948 को 1 साल हो गए, यानी कि 1 वर्ष पूरे हो गए। 1 वर्ष पूरे हुए और दूसरे वर्ष में हमने प्रवेश किया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपना अपना जन्मदिन सब लोग याद कर लो। तो कैसे मनाते हैं? जैसे 10 साल का पूरा हुआ तो 10 कैंडल लगी और एक 11वीं कैंडल लग जाती है, 10 बुझा दी जाती है, 11वीं जलते रहती है। समझ में आया? तो वैसे ही अपने देश की आज़ादी के संदर्भ में भी 76वीं वर्षगांठ थी और 77वां स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि 15-16 2 दिन का करंट एक साथ है, तो वो इसलिए ध्यान में रखना है कि एक साथ है। ऐसा इसलिए कि 15 को रहती है छुट्टी, तो उसकी वजह से 16 तारीख को पेपर नहीं आ पाता है। तो इतना ध्यान रखना होगा कि इस वजह से ये 2 दिन का करंट एक साथ। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने डेट लिख दी है। तो आते हैं पहले करंट पे। यहाँ 15-16 तारीख वाले में नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली। ध्यान रखना है, ये काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि विपक्ष वाले भी हंगामा मचा रहे थे और पक्ष वाले तो हंगामा मचवाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्यों चर्चा में रहा। इसका जो है कायाकल्प कराया गया। कायाकल्प का मतलब फिर से थोड़ा रेनोवेशन कराया गया, थोड़ा और साज सज्जा हुई और सजाया गया। तो कायाकल्प के दौरान इसके अध्यक्ष रहे नृपेंद्र मिश्र। ठीक, अब कायाकल्प के बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जो 15 तारीख से लागू हो गया, 15 या 16 तारीख से। इसका परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी। अब इसका ये नाम कर दिया गया है नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय का। ठीक है, अगला करंट, ये नाम ध्यान में रखना, बिंदेश्वरी पाठक। क्यों चर्चा में है? पहले तो ध्यान इनके संदर्भ में पहले ये ध्यान ले जाना है कि ये हैं कौन। ठीक है, तो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। अब ये सुलभ इंटरनेशनल क्या है? जितने भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हमको दिखाई देते हैं, वहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय बने होते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है सुलभ शौचालय, तो उसकी शुरुआत कराने वाले वो व्यक्ति हैं बिंदेश्वरी पाठक। और उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल नामक एक संस्था बनाई और इसका काम ही था स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना और ऐसे सार्वजनिक जगहों पर शौचालयों का निर्माण जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था हो, स्नान करने की भी व्यवस्था हो, ये आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, क्यों चर्चा में रहे? 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में 15 अगस्त को निधन। ठीक है, तो दिल्ली में ही इनका जो निवास स्थान है या जहाँ इनकी संस्था का हेड ऑफिस है वो है सुलभ ग्राम महावीर एन्क्लेव दिल्ली। वहीं पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद इन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ और इन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका गया। अब ये ध्यान रख लेना है कि बिंदेश्वरी पाठक अगर नाम चर्चा में आया है तो इनका सुलभ इंटरनेशनल भी चर्चा में आएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत इन्होंने की थी। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करंट पे आइए, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि 16 अगस्त इनकी थी पुण्यतिथि, यानी 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। 25 दिसंबर 1924 इनका जन्म, 16 अगस्त 2018 ठीक है इनकी मृत्यु। इनकी समाधि कह लें या जो स्मारक बना हुआ है जहां इनको मुखाग्नि दी गई दिल्ली में यमुना के किनारे, उसका नाम है सदैव अटल। कहाँ पे है ये? तो नई दिल्ली। ठीक है, 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतना ध्यान में रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जो समाधि स्थल है या जो स्मारक है उसका नाम है सदैव अटल। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पुण्यतिथि कब है इनकी? 16 अगस्त। ठीक, तो 16 अगस्त इसलिए भी ध्यान रखना है कि 15 अगस्त के ठीक बाद पड़ता है, तो इसलिए भी ध्यान में होना चाहिए। अगले करंट पे आते हैं, एक एक्टर है अक्षय कुमार, वो चर्चा में है। 15 अगस्त 2023 को ही अक्षय कुमार ने एक्स, ये एक्स समझ में आ रहा है ना, पहले ये क्या था? ट्विटर, अब क्या हो गया है? एक्स। तो ठीक, तो इन्होंने जो है एक्स पर अपने दस्तावेज साझा करते हुए ये बताया कि उन्हें अब भारतीय नागरिकता
मिल गई है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए कि अक्षय कुमार भारतीय नागरिक नहीं थे, वो कनाडा के नागरिक थे, अब जाकर के उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए, फीफा महिला विश्व कप 2023। तो पहले हो कहाँ रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों में मिलकर हो रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन अभी यहाँ दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख लेनी है कि 15 अगस्त को हुए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 2-1 से पराजित किया। तो पहला सेमीफाइनल जिसमें स्पेन ने स्वीडन को 2-1 से पराजित किया, ठीक है, और फाइनल में जगह बनाई। और 16 अगस्त को हुए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, स्पेन तथा इंग्लैंड दोनों पहली बार फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में पहुँचे हैं। ठीक, जल्दी ही जब अगली वीडियो बनाएंगे तो हम देखेंगे कौन जीता। ठीक है, फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचे हैं स्पेन और इंग्लैंड, और यहाँ ये ध्यान रख लेना सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए स्पेन ने किसको हराया, स्वीडन को, और इंग्लैंड ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करंट पे आइए, एक तूफान चर्चा में है जिसका नाम है लैन तूफान, प्रभावित होने वाला देश जापान। बस यहाँ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2023। इसे इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इसका समय बदला गया है, इसलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो अब आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। रीजन ये है कि भारतीय वायुसेना द्वारा अब इस अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। सितंबर अक्टूबर 2023 में होना था, लेकिन जो अन्य देश हैं जो इसके साथ भाग लेंगे इस अभ्यास में, उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण असमर्थता व्यक्त की, इसलिए इसका आयोजन बढ़ा दिया गया। अब होगा वही आयोजन, 23 वाला ही आयोजन अक्टूबर 2024 में होगा। इस अभ्यास में मुख्य देश जो भाग लेते हैं, भारत तो रहेगा ही, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की वायुसेनाएं भाग लेंगी। ठीक है, अगले करंट पे आइए। इस करंट पे विशेष ध्यान रखना है डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं, वो सबको ध्यान रखने होंगे। पहला कि ये डिजिटल इंडिया अब क्यों चर्चा में रहा, तो चर्चा में इसलिए है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी प्रदान की। विस्तार को मंजूरी का मतलब कि 5 साल के लिए इसको लागू किया गया था, फिर 5 साल बाद फिर आगे 5 साल के लिए इसको लागू किया गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है क्या, जिसके तहत लोगों के भीतर डिजिटली कौशल यानी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित चीज़ें बताना, डिजिटल माध्यम की जो भी चीज़ें उनसे लोगों को जो है परिचित कराना या उनके बारे में शिक्षित करना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है अभी जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल के लिए यह आवंटन 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्ष के लिए किया गया है। तो इसको हम डिजिटल इंडिया 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया 2 का प्रारंभ, तो हमारी डेट वो होगी 2021-22 से 2025-26। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमने पीछे भी बता रखा है कि ये भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष से लेकर 2025-26 वित्तीय वर्ष तक। ठीक, तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमने इसको जब दूसरा कहा तो पहला, तो अगर इतना कॉमन सेंस हम लगा ले गए ना तो हो सकता है क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 5 साल के लिए हुआ, तो अगर हम 2021-22 से अगर पीछे जाएं तो 5 साल अगर हम जाएं तो 21 से अगर हो तो 6 हो जाएगा, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जो भी बजट बना होगा वो 20-21 का बना होगा। ठीक है, तो 20 से अगर कनेक्ट करें तो संख्या हो जाती है 15। तो इसकी शुरुआत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। ठीक, कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लागू किया गया, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट शुरू किया जा रहा है 5 साल के लिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, और उसकी डेट ऐसे ही हमारे पास आएगी 1 जुलाई 2015, 15 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023 ऐसे करके। तो ध्यान रखना है कि डिजिटल इंडिया जब प्रारंभ किया गया था तो वो डेट थी 1 जुलाई 2015, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ से, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। एक घाटी चर्चा में है, मध्य महेश्वर घाटी। पहले तो ध्यान रख लेना है कि है कहाँ पे, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रही कि यहाँ एक मंदिर है, महादहेश्वर मंदिर, और इसी मंदिर के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा महादहेश्वर घाटी।
मद महेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए अनेक श्रद्धालु भारी वर्षा के कारण इस यात्रा में फंस गए थे, जिनका बाद में जो है एनडीआरएफ द्वारा, एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मद महेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और पंच केदार मंदिर है उत्तराखंड में जो शिव को समर्पित हैं, और इन पंच केदारों में एक मंदिर है मद महेश्वर का। अब ये आपको खोजना है कि पंच केदार में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग खोजिए कि पंच केदार में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं। एक तो केदारनाथ हो गया और एक हो गया मद महेश्वर। बाकी 3 कौन है, अगर किसी को मिल जाए तो कमेंट करें। नेक्स्ट करंट पे आइए। तो अगला करंट है राहुल गांधी क्यों चर्चा में रहे। तो हमने क्या देखा था, अभी कुछ समय पहले सूरत की एक अदालत ने, जिला अदालत ने इनको जो है एक मामले में दोषी पाया था। मोदी सर नेम को लेकर के एक केस दायर किया गया था, जिसके तहत इनको दोषी पाया गया और उनको 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। और जैसा कि प्रावधान है कि कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि अगर उसे 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो अपनी संसद सदस्यता, अगर राज्यों में है तो अपनी विधानसभा सदस्यता या विधान परिषद सदस्यता वो खो देगा। तो उसी संदर्भ में जैसे ही सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया, वैसे ही राहुल गांधी की लोकसभा की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। और आगे चल के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस सूरत के फैसले पर लगा दिया स्टे। उसने कहा कि इस मामले को हम देखेंगे। मामला ये था कि इतनी छोटी सी बात के लिए किसी व्यक्ति को इतनी लंबी सजा कैसे दी जाए। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की सूरत के न्यायाधीशों के प्रति या सूरत के उस न्यायालय के प्रति जिसने ये सजा सुनाई थी। तो जैसे ही सजा पर रोक लगी, वैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई और उनकी संसद में वापसी हो गई। अब चर्चा में क्यों, तो संसद में वापसी के बाद राहुल गांधी को संसद की रक्षा मामले की अस्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, तो जो भी समितियां बनती है ना, उसमें पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे राहुल को रक्षा मामलों की अस्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया। और ध्यान रखने वाली बात यह है, जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई थी, यानी निलंबित की गई थी, समाप्त तो नहीं कहेंगे, निलंबित की गई थी, तब भी राहुल गांधी रक्षा मामलों की अस्थायी समिति के ही सदस्य नामित थे। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए। पीएम ई बस सेवा, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा या इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल शब्द कई बार आ रहा है, कई करंट में हमने अभी भी देखा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ में एक ध्यान रख लेना है कि मंत्रिमंडल की जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करेंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो वो जिसको नियुक्त करें वही व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। और अमूमन मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस पीएम ई बस सेवा के तहत क्या है, तो इसके तहत 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये आंकड़ा याद रखना है, भारत के 181 शहर। इसके लिए 57,613 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने कर दिया है। ठीक है, पूरी योजना के लिए। अब ये योजना क्या है, इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सरकार का लक्ष्य है। और वो लक्ष्य कब तक पार लेना है सरकार को, वर्ष 2037 तक। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो है प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत 10,000 बस या 10,000 ई बसें चलाने का लक्ष्य सरकार ने कब तक निर्धारित किया है, तो अपना आंसर है वर्ष 2037 तक। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि ये जो योजना है ना पीएम ई बस सेवा, तो ये केंद्र राज्य वित्त पोषण वाली योजना होगी। तो जहाँ केंद्र राज्य वित्त पोषण ऐसा शब्द लिखा हो तो वहाँ ये समझ जाना है कि कुछ पैसा केंद्र लगाएगा और कुछ पैसा लगाएंगे राज्य। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ करंट है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश ने एक आंकड़ा जारी किया है और वो आंकड़ा ये है, 15 अगस्त 2023 तक यूपी के 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध जल मिलने लगा। 9 करोड़ आबादी प्रदेश की लाभान्वित हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 9 करोड़ आबादी अभी कवर हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, जो नल से शुद्ध जल पा रही है। ठीक है, अब ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो 15 अगस्त 2023 तक
कितने ग्रामीण परिवारों को नल से कनेक्ट, वहाँ तो मैंने मोटा मोटा लिख दिया 1.5 करोड़ से अधिक, लेकिन जो आंकड़ा है वो अपने पास वो है 1,50,27,692 परिवार को नल कनेक्शन दिया गया है। ध्यान ये रखना है कि ग्रामीण परिवारों को, कई शहरों में तो पहले से नल की व्यवस्था है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ नल की व्यवस्था नहीं है वहाँ तो 9 करोड़ ऐसे परिवार हैं या 9 करोड़ की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है, और जो परिवार हैं उनकी संख्या है 1,50,27,692। तो आबादी और परिवार दोनों को अलग अलग करके देखना है, ठीक है। एक परिवार में कई लोग रहते हैं ना, तो परिवारों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ और आबादी जो है वो है 9 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है बृहद पौधारोपण अभियान 2023 या बृहद वृक्षारोपण अभियान 2023 किसका है, किसने चलाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। 15 अगस्त 2023 को इसके तहत 5.95 करोड़ पौधारोपण किया गया। लक्ष्य रखा था 5 करोड़ का, लेकिन पौधारोपण हुआ 5.95 करोड़ पौधों का, ठीक है। इसके पहले 22 जुलाई 2023 को 30.21 करोड़ पौधे रोपे गए, ठीक है। और लक्ष्य कुल था 35 करोड़ पौधारोपण का, 35 करोड़ के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधे रोपे गए। यही आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछा जाने वाला आंकड़ा है, एक तो 36.16 करोड़ ध्यान रखना है, और दूसरा जो आंकड़ा याद रखना है वो पूछा जाएगा कि कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, तो 35 करोड़, और 2 भाग में बटा हुआ था। एक 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाने थे, ठीक, और लगा कितना 30.21 करोड़। वैसे ही 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधों का लक्ष्य था, लगा कितना 5.95 करोड़, तो टोटल हो गया 36.16 करोड़ पौधे। यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर क्यों चर्चा में रहा, तो अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग भारतीय सेना के लिए 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत अमेरिका से ये अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा। तो अब इस कंपनी ने, बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है जो विमान भी बनाती है, हेलीकॉप्टर भी बनाती है, ठीक है। तो अब ये कंपनी भारत के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर बनाने का उत्पादन शुरू करने जा रही है, ठीक है। 2020 में इससे संबंधित अनुबंध भारत सरकार ने किया था। अब इस योजना पे विशेष ध्यान रखना है, नई योजना है, आने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 60 में PM विश्वकर्मा योजना। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से की थी, और ठीक उसके अगले दिन 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो उस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता में इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई, ठीक है। अब ये योजना चलेगी कितने, तो ये योजना 5 वर्ष इस योजना पर 5 वर्ष में, और वो वर्ष कौन सा है, वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28, इन 5 सालों में इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया योजना का पूरा खाका, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है। अब ये योजना है किन के लिए, तो पारंपरिक कामगार को हम कारीगर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पारंपरिक कामगार, उसमें 18 प्रकार इसमें दिया हुआ है। इन कामगारों के कुछ नाम मैं ले लेना चाहता हूँ, कौन कौन से कामगार होंगे, जैसे लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, ठीक है, बढ़ई हो गए, मछली का जाला बुनने वाले हो गए, माली हो गए, चाबी बनाने वाले हो गए, फूलों का काम करने वाले, जूट बुनकर, टोकरी बुनने वाले, मोची, ऐसे जो कामगार हैं, ठीक है, जो पारंपरिक काम अपना करते हैं, ठीक, वो इस योजना का लाभ उनको मिलेगा। अब इस योजना के तहत होगा क्या, इस योजना के तहत गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्य करने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। यानी जो अभी प्रशिक्षित नहीं हैं और इस काम में लगे हुए हैं, उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो और योग्य हो सकें। और उस प्रशिक्षण के दौरान वो प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा कि वो अपने काम में और विकास कर सकें। अब इस योजना का प्रारंभ, तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि योजना का प्रारंभ योजना की घोषणा 15 अगस्त, योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी 16 अगस्त, योजना लागू होगी 17 सितंबर 2023 को,
वो इसलिए कि इसी दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ही ये योजना लागू होगी। इस योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा 5% ब्याज दर पर। जो भी व्यक्ति जो 18 उसमें शामिल होंगे ना, जो पारंपरिक कामगार हैं, अगर वो चाहेंगे अपने कौशल को सुधारना तो इस योजना के तहत उनको 1 लाख रुपए का तात्कालिक ऋण दिया जाएगा और वो 5% ब्याज उनसे खाली लिया जाएगा और उपकरणों की खरीद के लिए अलग से 15,000 रुपये सरकार खुद देगी। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो लाभार्थी जाएगा, जाहिर सी बात है अगर प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहा है तो उसका उस दिन नुकसान हो रहा है ना, तो उसको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। मानदेय का मतलब तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब जब वो प्रशिक्षित हो जाएगा, 1 लाख रुपए वो लगा चुका है, व्यवसाय अपना वो जमा चुका है, अब व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी, एक बार फिर उसको रियायती दर पर ऋण देगी और वो रकम होगी 2 लाख रुपए। ठीक है, और पूरा वित्त पोषण कौन करेगा, पूरा वित्त पोषण करेगी केंद्र सरकार। ठीक, और इससे लाभान्वित होंगे 30 लाख परिवार। तो नई योजना है, चर्चा में है, तो इस योजना से संबंधित मैं एक बार फिर से 3 चीजें रिपीट कर देता हूं। घोषणा 15 अगस्त 2023 लाल किले से, किसके द्वारा, पीएम द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंजूरी 16 अगस्त, योजना लागू 17 सितंबर। याद करना भी बिल्कुल आसान है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, 15, 16, 17। ठीक है, जब ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है तो वो क्वेश्चन बार बार बनता है, तो वो देखते हैं कि जो लड़का पढ़ा हुआ है उसने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ा है कि नहीं।